नमस्ते साथियों और प्यारे बच्चों, आप सबका आर्या की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। और कई दिनों के पश्चात आप सबके सामने आई हूँ और क्योंकि स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण, थोड़ी व्यस्तता होने के कारण जो है आप सबके सामने नहीं आ पाई हूँ, एक वीडियोज़ नहीं बना पाई थी। तो चूँकि जो देख रहे होते हैं उनको हमारे वीडियोज़ की प्रतीक्षा ज़रूर से रहती है, तो उन सबसे मैं क्षमा चाहूँगी कि मैं किन्हीं कारणोंवश वीडियोस नहीं बना पाई हूँ। तो आज आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मैं संज्ञा शब्द जो होते हैं उनको भी लोग गलत तरीके से प्रयोग कर देते हैं। जैसे किसी भी संज्ञा शब्द की पर्यायवाची शब्द होते हैं तो उन पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए वो लोग नहीं समझ पाते हैं। उनको किस प्रकार से इस्तेमाल करें, किस प्रकार से प्रयोग करें, वो नहीं समझ पाते। इसलिए उनका जो प्रयोग किया हुआ शब्द होता है वो गलत हो जाता है और परीक्षा में उनको जो अंक मिलने वाले होते हैं उनसे वो अंक छूट जाते हैं, रह जाते हैं और वो प्रश्न उनका गलत हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर संज्ञा के शब्दों का प्रयोग जब आप करें तो ये सोच के करें कि जो शब्द हम यहाँ पे प्रयोग करने जा रहे हैं तो क्या ये संज्ञा शब्द जो हमने यहाँ पर प्रयोग किया तो ये भाव के अनुसार सही है या नहीं सही है। तो यहाँ पर एक छोटी सी परिभाषा मैंने लिखी हुई है, इसको आप लोग देखें। संज्ञा संबंधी दोष, पहली बात तो ये समझ लीजिए, संज्ञा संबंधी दोष जो मैं अभी आपको बता रही थी वो एक संज्ञा की बहुत सी समानार्थक संज्ञाएं भाषा में होती हैं, समानार्थक संज्ञा शब्द होते हैं। यद्यपि अर्थ की दृष्टि से उनमें समानता रहती है तथापि भाव भिन्न हो जाते हैं। अतः प्रयोग करते समय प्रसंग के अनुकूल संज्ञा शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। प्रसंग के विरुद्ध भाव वाली संज्ञा का प्रयोग करने से भाषा में दोष आ जाता है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया, जो मैं आपको अभी बता रही थी वो स्पष्ट हो गया कि जो भी शब्द आप प्रयोग करें, संज्ञा के शब्द होते हैं, कोई भी संज्ञा का शब्द हो उसके पर्यायवाची होते हैं। और उन जो पर्यायवाची शब्दों का जब हम प्रयोग कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि ये जो शब्द है, क्योंकि कुछ भी लगाना है, कुछ भी इस्तेमाल करना है, कुछ भी प्रयोग करना है, इसलिए शब्दों का प्रयोग कहीं कुछ भी फिट कर देना ये उचित नहीं होता है। क्योंकि अगर आप गलत शब्दों का प्रयोग कर देंगे, गलत अर्थ वाले शब्द का प्रयोग कर देंगे तो आपका भाव गलत हो जाएगा और आपका जो प्रस्तुतिकरण है संज्ञा के शब्दों को लेकर के वो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक उदाहरण के अनुसार मैं समझा देती हूँ। जैसे समीर और प्रभंजन, समीर माने वायु और प्रभंजन माने वायु, दोनों शब्द वायु के पर्यायवाची हैं। अब समीर का अर्थ होता है मलय, समीर, ये सारे शब्दों का अर्थ होता है मंद मंद चलने वाली वायु। और प्रभंजन का अर्थ होता है तेज आंधी जैसी वायु, तो बहुत तेज चल रही हो, जिसमें पेड़ बहुत तेज तेज डोल रहे होते हैं, वो प्रभंजन कहलाता है। जैसे प्रभंजन माया करके एक श्लोक है उसमें है, तो इसका मतलब जो प्रभु की माया है वो प्रभंजन, बड़ी तेज 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 वायु, ये सब प्रभु की माया है। तो ये जो प्रभंजन है, प्रभंजन का अर्थ होता है कि तेज आंधी जैसी वायु। और समीर का अर्थ होता है मंद चलने वाली वायु, जो धीरे धीरे चलती है, जो मन को सुकून देती है। मलय, समीर उसको कहते हैं। पवन भी थोड़ा मिश्रित वायु हो जाती है, तेज भी होती है और मंद मंद चलने वाली वायु भी होती है। तो वायु का आपने समझा कि वायु कितनी प्रकार से उसके जो पर्यायवाची होते हैं, उन पर्यायवाची के आधार पर हम जो है शब्द वायु के पर्यायवाची शब्दों को कहाँ कहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से शब्द होता है जैसे गर्भिणी या गाभिन। तो गर्भिणी जो शब्द होता है वो मनुष्यों के लिए इस्तेमाल होता है और गाभिन पर पशुओं के लिए इस्तेमाल होता है। ये जब आप समझ लेंगे तो इस्तेमाल करते समय, प्रयोग करते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपके
शब्दों में जो शब्दों को प्रयोग किया हुआ होता है तो वे प्रयोग गलत नहीं होंगे। इसी प्रकार से अन्य शब्द होते हैं शंका समाधान। शंका समाधान मतलब शंका ऐसी जो मन में उठी हुई बात होती है उसका समाधान, और समस्या का निराकरण। समस्याओं का निराकरण। समस्याएं ऐसी होती हैं जो किसी भी क्षेत्र की हो, किसी भी चीज़ों की हो, या कहीं शारीरिक समस्या हो तो समस्या का निराकरण होता है, उसका उपचार होता है। शंका का जो मन में उठे भाव होते हैं उनका समाधान होता है, शंकाओं का समाधान किया जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं रोग का उपचार होता है। परीक्षा कक्ष का निरीक्षण होता है, उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण होता है। निरीक्षण और परीक्षण का प्रयोग देखिए। निरीक्षण, यदि हम किसी चीज़ को निरीक्ष कर रहे हैं, दूर तक देख रहे हैं, हमारी दृष्टि दूर तक जाए और हम उसको अवलोकन कर रहे हैं, जो हम दूर तक देखें और उसका अवलोकन करें, उस पर निगाह रखें, उनकी गतिविधियों पर निगाह रखें, वो निरीक्षण होता है। परीक्षण वो होता है जो किसी चीज़ को लिखा हुआ या कहीं कोई भी किया हुआ कार्य होता है उसको जांचना, तो जांचा जाता है, उसकी त्रुटियों को, गलतियों को या उसके प्रश्नों के उत्तरों को जो जांचा जाता है वो जो होता है परीक्षण होता है, उनको कहते हैं परीक्षण। तो इसी तरीके से उपचार माने निदान। उपचार और निदान। उपचार होता है रोगों का उपचार होता है, और निदान होता है निदान जो होता है, रोगों का निदान भी होता है और उपचार भी होता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं आपको समझनी होंगी। विषय प्रतिपादन होता है, और जो है लेखन में समाचार पत्र का संपादन होता है, पत्रिकाओं में लेखन का संपादन होता है। तो संपादन जो एडिटिंग अंग्रेजी में कहते हैं, जिसको जो लिखा गया है, जो लिख करके कंटेंट जो भी आपके सामने विषय वस्तु आई है उसको पढ़ करके उसको यथावत न रख करके उसको पूरी तरह परीक्षण उसका किया जाए, उसको जांचा जाए, उसकी त्रुटियों को दूर किया जाए और उसको अपनी पत्रिका में छापने के लिए योग्य बनाया जाए, उसको संपादन कहते हैं। और निदान रोगों का होता है। तो इसी तरीके से और भी शब्द आते हैं, जैसे कि शंका समाधान मैंने आपको बताया, समस्या का निराकरण बताया, नाटक का मंचन होता है, विषय का प्रतिपादन होता है, समाचार पत्र का संपादन, ग्रंथ की रचना होती है, दीपक का टिमटिमाना होता है, चित्र का निर्माण होता है, चित्र को बनाया जाता है, और आंखें चौंधियाना, चकमक करना, जो आँखों का चौंधियाना होता है, भवन निर्माण, नाव डगमगाना, कार्य का संपादन, त्रुटि का सुधार, ईश्वर पर विश्वास, सांप का रेंगना, रहन सहन का स्तर, अपने आप पर आत्मविश्वास, चरित्र का निर्माण, वस्तु दिलाना, संतोष करना, कार्य की समाप्ति, प्रश्न का उत्तर, निबंध का लेखन। इस तरह अन्य जो शब्द होते हैं वे सारे शब्द भाव के अनुसार लिखे गए हुए हैं। और कुछ और शब्द इसी तरीके से होते हैं, जैसे उनका पुरुष भी उसके साथ था, ये वाक्य दिया हुआ है, आपको कहा जाए कि इसको शुद्ध करिए, तो आपके निगाह में इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, किंतु उनका पुरुष, जब किसी के लिए ये कहा जा रहा है कि उनका पुरुष भी उनके साथ था, तो ये अशुद्ध वाक्य माना जाएगा, क्योंकि जिसके लिए भी कहा जा रहा है उनका पुरुष, तो इसका मतलब किसी स्त्री के लिए कहा जा रहा है कि उनका पुरुष उनके साथ था, तो उसका आदमी, हम जो अपभ्रंश हिंदी होती है वो ज़्यादातर जो बोलियां होती हैं उनमें पति को आदमी भी बोलते हैं, घरवाला भी बोलते हैं, उसी शब्द को पुरुष भी बोलते हैं, उसी शब्द को का पर्यायवाची होता है पति, तो उनका पति भी उनके साथ था। इस तरीके के शब्द भी जिनको कि हम शुद्ध कर सकते हैं वाक्यों के। मैं तुमसे विश्वविद्यालय मिलूँगा, मैं तुमसे विश्वविद्यालय में मिलूँगा, मैं तुमसे विश्वविद्यालय मिलूँगा, आधा छोड़ दिया उसमें, मैं कहाँ मिलूँगा, विश्वविद्यालय में मिलूँगा। तो ये जब कारक के अनुसार देखा जाए, मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में मैंने बताया था कि कारक क्या होते हैं। तो जब भी हम वाक्य की संरचना करते हैं तो वहाँ पर
कारक की, संज्ञा की, सर्वनाम की, क्रिया की, विशेषण की, क्रिया विशेषण की और जो है बाकी के सारे जो भी मार्क्स जो भी कारक के जो है भेद होते हैं उन सभी के प्रयोग के बिना कोई भी वाक्य का विन्यास नहीं होता है। तो ये आज जो शब्दों का मैंने आपको बताया कि संज्ञा के शब्दों का जो दोष होता है वो किस प्रकार से दोष हो सकता है, उस दोष को सभी परीक्षार्थी दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। मेरे इस परिभाषा को केवल याद रखें, जब भी आप लिखें, शब्द का प्रयोग करें, किसी भी संज्ञा शब्द का जब आप प्रयोग करें तो उसको प्रयोग करते समय उसके भाव का भी ध्यान रखें। जो भी शब्द आप प्रयोग करने जा रहे हैं उसका भाव उस वाक्य के अनुसार निकलना चाहिए। तो जिस प्रकार से कमल कीचड़ में होता है, कीचड़ में होता है वहाँ पानी भी होता है, तो नीरज क्यों उसको कहते हैं? नीरज मतलब नीर में जन्म लेने वाला। तो नीर माने पानी, नीर को अवारिज भी कहते हैं, तो जलज भी कहते हैं, नीरज भी कहते हैं। पंकज, पंख माने कीचड़ और जल माने जन्म लेने वाला पंकज। ये कमल के पर्यायवाची है जो कि आपको बताते हैं कि कमल के कितने नाम होते हैं और आपको भावों के अनुसार उसका प्रयोग करना होता है। तो ये हुए संज्ञा के शब्द। इसी के साथ साथ आपको उस वाक्य को भी देखना होता है। जब आप वाक्य बना रहे होते हैं तो वहाँ पर भी वाक्यों में शब्दों का प्रयोग करते समय भावों के अनुसार संज्ञा शब्द या किसी भी शब्द का प्रयोग करें, तब आप जो है शुद्ध वाक्य बना पाएंगे और पूर्ण नंबर आपको प्राप्त होंगे, पूर्ण अंक प्राप्त होंगे। अन्यथा एक एक अंक भी भारी होता है। उस अंक को अर्जित करने के लिए आपको थोड़ी सी ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। जो ये छोटी सी बात है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने इसको समझाया। आप लोग, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और इस पर आप अमल करेंगे और इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब आप अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो संभवतः आपको पूर्ण अंक मिलेंगे। तो इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय हिंदी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर करते चलिएगा, वीडियोस को लाइक करते रहिएगा, कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। मुझे मनोबल मिलता है और आपको मैं आपके अनुसार कंटेंट लाने की कोशिश करती रहूँगी। धन्यवाद।